हेलो, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम है चंद्र मेहता और मैं प्रोफेसर एमिरेटस हूँ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी का। और आज का हमारा टॉपिक प्रेजेंटेशन के लिए है कोविड-19 इन्फेक्शन और इम्यूनोलॉजी और साथ में हर्ड इम्यूनिटी। ये ज़रा कॉम्प्लेक्स है पर आपको घबराना नहीं, बहुत सिंपल है। सब कुछ बहुत ही इजी तरह से मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी लिख सकते हैं ये प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि भाई इम्यूनोलॉजी क्या होता है। तो इम्यूनोलॉजी एक ऐसी सिस्टम है बॉडी के अंदर, प्रोटेक्टिव सिस्टम है जो हमें प्रोटेक्शन देती है बाहर के जर्म से, बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से, पैरासाइट इन्फेक्शन होती है उससे, और सम कोई टॉक्सिन भी निकलता है इन इन्वेडर से, उससे भी मिलती है। ये इम्यून सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसके काफ़ी मल्टीपल पार्ट्स बने हुए हैं या डिफरेंट ऑर्गन्स में से शुरू होती है, उसके सेल्स में से काम चलता है। एंड देर आर केमिकल्स और प्रोटीन्स देर आर इन्वॉल्व। और इम्यून सिस्टम के जो मेन प्रोडक्ट होता है वो उसको एंटीबॉडी कहते हैं। वो वाई शेप के हैं और मैं इसका डिस्कशन करूँगा बीच में। सो यू शुड फाइंड इट वेरी इजी। ये बहुत ही सिंपल डिस्कशन है और मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये समझ में जल्दी से आ जाएगा। तो इम्यूनिटी है वो दो तरह की होती है। एक तो जन्मदिन से ही प्रेजेंट होती है, इसमें हमें इम्यूनिटी मिलती है फ्रॉम मदर साइड, अपनी माँ से मिलती है। माता जी सबको, माता जी तो भगवान की तरह है, सबको इम्यूनिटी भी देती है और उसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। और ये इनेट इम्यूनिटी आपको जन्मदिन से ही मिलती है। उसमें प्रोटेक्शन होता है एंटीबॉडीज़ का, जो आपको बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट से प्रोटेक्ट करती है। सो ये है ये फर्स्ट वन, इनेट इम्यूनिटी। थोड़ा ही समय के लिए वो चलती है, तकरीबन 6 महीने। उसके बाद में आपको डेवलप करनी पड़ती है सेकंड इम्यूनिटी, और उसको कहते हैं एडेप्टिव इम्यूनिटी। और एडेप्टिव इम्यूनिटी तकरीबन 6 महीने के बाद आती है और ये होती है लॉन्ग टर्म, बड़ी प्रिसाइज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए। और उसमें एक तरह के सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट्स, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं ज़्यादा इसको डिफ़िकल्ट नहीं करना चाहता हूँ, तो थोड़े थोड़े साइंटिफिक वर्ड्स तो यूज़ करने ही पड़ते हैं। पर आपको अगर जहाँ भी कोई तकलीफ़ हो तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हुई दो तरह की ब्रांचेस इम्यूनिटी की, इनेट और अडेप्टिव। एक है जन्मदिन से ही हमारे पास और दूसरी है बाद में। अभी ये कोविड वायरस है, उसका तो पिक्चर आप लोगों ने देखा होगा कई बार, जिसके ऊपर वो स्पाइक जैसे प्रोटीन निकलते हैं। और ये वायरस है, उसको ये एंटीबॉडी के साथ बाइंडिंग होता है। एंटीबॉडी का जो शेप होता है वो अंग्रेजी लेटर वाई की तरह होता है। यू कैन ये देख सकते हैं आपके वाई है इधर। तो वाई का ये एक पार्ट होता है, पोर्शन, वो ये वायरस के साथ बॉन्डिंग हो जाती है उसकी, और उसको फिर इनएक्टिव बना दिया जाता है और वो फिर इन्फेक्टेड एजेंट नहीं हो सकता, इन्फेक्शन नहीं शुरू कर सकते हैं। तो ये वाई शेप्ड एंटीबॉडी है इम्यून सिस्टम की, इसका ये बाइंडिंग साइट है।
और अगर वायरस वो बाइंडिंग साइट पे बॉन्डिंग कर लेता है तो ऐसे हो जाता है। सो यहाँ से ऐसा होता है वायरस के साथ। अभी मैं एक बड़ा पिक्चर दिखाऊंगा जिसमें ये सब तरह के सिनेरियो सिचुएशंस में डिस्कस करूंगा। तो पहला तो ये हुआ कि वायरस आता है और हमारा जो होस्ट सेल होता है उसके साथ बाइंड कर देता है और फिर सेल के अंदर घुस के डैमेज करता है और उससे हॉस्पिटलाइजेशन और इवन मौत मौत भी आ सकती है। तो वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। बट अगर आपके पास एंटीबॉडीज हो, ये जो है एंटीबॉडी वाई शेप्ड है, लेटर वाई, तो इसका ये बाइंडिंग साइट है इधर। तो ये रहा वाई मॉलिक्यूल, ये भी है दूसरा वाई मॉलिक्यूल, और ये बाइंड करता है वायरस के स्पाइक प्रोटीन से। ये वायरस है, उसका ये स्पाइक प्रोटीन है। तो इसके साथ बाइंड करो आप तो एंटीबॉडी वायरस को ख़त्म कर देती है, वीक कर देती है। उसकी ये बाइंडिंग की वजह से देखो यहाँ 3 जगह पे बाइंडिंग हो गई वायरस की एंटीबॉडी के साथ। तो उससे ये वायरस यहाँ बाइंड नहीं कर सकता है हमारा होस्ट सेल से। और इसकी वजह यह है कि ये जो ACE2 है, उसको ACE2 कहते हैं। ये जो प्रोटीन हमारा होता है बहुत ही यूज़फुल होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और काफ़ी और भी काम करता है। तो उसको बचाने के लिए एंटीबॉडी पहले से ही बॉन्डिंग कर लेती है वायरस के साथ, तो वायरस इस तरह से डैमेज नहीं करता है। क्योंकि ऐसे अगर बॉन्डिंग हो गई वायरस की तो ये वायरस सीधा होस्ट सेल में घुस जाएगा और डैमेज करेगा। इसके साथ साथ हमारी बॉडी इम्यून सेल्स भी प्रोड्यूस करती हैं, टी लिम्फोसाइट्स, और ये भी अपना एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट बनाते हैं और ये भी वायरस के साथ बाइंड कर देते हैं। और ये इम्यून सेल जो इम्यूनिटी का पार्ट है वो फिर ख़त्म कर देगा वायरस को, यानी ऐसे हमको बचा लेगा। तो हम ऐसे एंटीबॉडी कैसे ला सकते हैं? सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि सब वैक्सीनेशन ले लो। वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब लोगों को वैक्सीनेशन करना चाहिए। अभी तो सब उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन है, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन है। अभी ये इम्यूनोलॉजी का जो नॉलेज है वो हम कोविड की डायग्नोसिस के लिए, अगर आपको कोविड है कि नहीं वो जानने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोविड एंटीजन टेस्ट कहते हैं जिसको, वो उसका जो प्रिंसिपल है इट इज़ बेस्ड ऑन इम्यूनोलॉजी। तो अगर आप एक ड्रॉप ब्लड का ले लो तो उसमें अगर आप देखो तो 2 तरह के एंटीबॉडीज मिलेंगे जो वाई शेप्ड होती हैं। देखो ये एक वाई शेप्ड है, ये भी वाई शेप्ड है। तो ये एक दूसरे से रिजेंबल करती है वाई शेप में, पर डिफरेंसेस हैं। तो क्या फ़र्क है? IgG जो है इसमें लेटर G याद रखना, और IgM उसमें लेटर M राइट करना। तो IgG जो है वो 14 डेज के बाद, 14 दिन के बाद अपीयर करती है। इन्फेक्शन हो गया 2 वीक लग जाएंगे, उसके पहले IgG नहीं दिखाई देगी आपको, उसके पहले IgM दिखाएगी। और IgM है वो बहुत क्विकली आ जाती है। 7 दिन के अंदर अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ तो IgM आ जाएगी ब्लड में। तो ये ब्लड जो है उसमें IgM होगी। सो IgM का इंडिकेशन ये है कि आपको अभी इन्फेक्शन हुआ है रिसेंटली, और उसकी वजह से आप
कंटेजियस भी है तो आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा अगर आईजीएम प्रेजेंट होए टेस्टिंग में। आईजीजी का जो है सिचुएशन वो 14 डेज के बाद होता है। ये दरमियान आपको इन्फेक्शसनेस नहीं होती है तो आप किसी को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। और आईजीजी जब आता है तो महीनों तक रहता है और आपको प्रोटेक्शन देता है, तो लंबा सा प्रोटेक्शन होता है आईजीजी से। पर आईजीएम जो है वो एक वीक में ही आ जाती है और बहुत क्विकली इमीडिएट थोड़ा सा प्रोटेक्शन देती है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं वो आपको समझने पड़ेंगे आईजीजी और आईजीएम के। तो कैसे इनको टेस्टिंग में यूज़ करते हैं? टेस्टिंग के लिए वो टेस्ट स्ट्रिप होती है, इसमें 3 रीजन होते हैं। एक तो सी है जो कंट्रोल होता है, ये क्वालिटी कंट्रोल के लिए है। आईजीजी स्ट्रिप का है, यहाँ पे एंटीबॉडीज डाली हुई है आईजीजी की, और आईजीएम में आईजीएम एंटीबॉडीज डाली हुई है। इसके पर आपका ब्लड जो डाले तो ब्लड में अगर वायरस होए तो आईजीएम के साथ बाइंड करेगा और पॉजिटिव दिखेगा। पर अगर वायरस नहीं है पर एंटीबॉडीज है लाइक आईजीजी और आईजीएम तो उससे बाइंड करेंगे। पर अगर आपके पास बिल्कुल ब्लड में कोई एंटीबॉडीज है ही नहीं और ये नेगेटिव है, उसका मतलब ये हुआ कि आपको कोविड अभी नहीं है और आप परफेक्टली सेफ है, आपको कोई वरी नहीं है, आप लोगों से मिलो, कोई नहीं फर्क पड़ता। पर अगर आपके एक टेस्ट पॉजिटिव हो जाता है आईजीजी का पर आईजीएम नेगेटिव है, तो उसमें भी आप बहुत लकी हैं क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम पहले इन्फेक्शन हो गया था, आप उससे रिकवर भी हो गए और आपके पास अभी आईजीजी है, आईजीएम नहीं है। तो उसका मतलब है आपको क्वारंटीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सबसे मिलो, सब ठीक है। बाकी के 2 हैं उसमें आईजीएम पॉजिटिव है, वो ट्रबलसम है। सो तीसरा देखते हैं। ये तीसरा टेस्ट जो है इसमें आप देखेंगे कि आईजीएम पॉजिटिव है। तो आईजीएम पॉजिटिव होता है इधर, तो आईजीएम पॉजिटिव होता है तो उसकी वजह से आपको अभी रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है और आपको 7 के 10 दिन क्वारंटीन होना पड़ेगा क्योंकि वो टाइम में आपको वायरस होगा वो जो सबको इन्फेक्शन दे सकता है। और फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि आपको दोनों आईजीजी और आईजीएम दोनों पॉजिटिव हैं। तो ये कैसे हुआ? इसका मतलब यह है कि आपको पहले से ही एक बार इन्फेक्शन हो गया था या तो आपने वैक्सीनेट की दिया है और ये वैक्सीनेशन में आपको आईजीजी आ गया और आप प्रोटेक्टेड हो गए। पर अभी तो आपको जानते हैं कि डेल्टा वायरस और ओमिक्रॉन वायरस वो जो वैक्सीनेटेड होते हैं लोग उनको भी होता है, तो ऐसे लोगों को दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं। टेस्टिंग आईजीजी एंड आईजीएम बोथ पॉजिटिव होते हैं। इसकी वजह से अगर आपको आईजीएम है, अगर बहुत ये पॉजिटिव है तो आपको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। आइसोलेट मीन्स क्वारंटीन में रहो, तो 1 वीक to 10 डेज आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं कि ये 2 डिफरेंसेस होते हैं आईजीएम और आईजीजी की वजह से आप टेस्टिंग में ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हुई एंटीजन टेस्टिंग की, कोविड टेस्टिंग की बात। अभी मैं बात करूँगा हर्ड इम्यूनिटी की। हर्ड इम्यूनिटी ऐसी बात है कि जहाँ आदमी को इम्यून प्रोटेक्शन मिल जाता है। ये प्रोटेक्शन आदमी को भी मिलता है और जो भी लोग बस्ती में हैं बस्ती वालों को भी प्रोटेक्शन होता है। तो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि ये बस्ती होए, नेबरहुड होए, चाहे विलेज होए, तो ये लोग सब प्रोटेक्टेड होता है ना। दूसरे
नेबरहुड की हम बात नहीं करते, एक ही नेबरहुड जहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी है। तो उसको पाने के लिए आपको एक हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड रीच करना पड़ता है, और वो प्राप्त करने के लिए आपको बस्ती के कई परसेंटेज के लोगों को पॉजिटिव एंटीबॉडी शो करनी पड़ती हैं। तो हर्ड इम्यूनिटी ऐसे होती है जैसे कोविड के लिए अभी 70% कहते, तो 70% इज ए थ्रेशोल्ड और HIT वैल्यू। अगर आप वो रीच कर लो तो 100 लोगों की बस्ती में से 70 लोगों को वैक्सीनेशन हो गई या तो डिजीज हो गई, तो सबको 100 लोगों को प्रोटेक्शन मिल गया। मैं आपको एक पिक्चर से भी ये बताऊंगा। पर ये जो हर्ड इम्यूनिटी की वैल्यू जो होती है वो तरह तरह की डिजीज के लिए डिफरेंट वैल्यू होती है। मीजल्स के लिए आपको चाहिए 90% वैक्सीनेशन होना चाहिए लोगों में। अगर आप कोविड देखो तो उसके लिए बदलता रहता है, क्योंकि साइंस भी तो कोविड का नया नया है, जो उनकी इंफॉर्मेशन भी नई नई है। तो जो पहले से शुरू किया तो 60% था कि 60% लोग वैक्सीनेट हो जाए तो बस ही हर्ड इम्यूनिटी ला सकती है, वो नेबरहुड प्रोटेक्टेड हो सकता है। अभी 60% से ऊपर से 70 और 80% हो गई, क्योंकि ये डेल्टा जो म्यूटेंट है वेरिएंट है और ओमिक्रॉन वेरिएंट है, वो बिल्कुल मीजल की तरह इन्फेक्शस है, तो वैल्यू ज़रा बढ़ गई है। तो हर्ड इम्यूनिटी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक डायग्राम आपको बताऊंगा। और ये डायग्राम, ये पिक्चर में आप देखेंगे कि ब्लू जो है व्यक्ति, वो इंडिविजुअल इम्यूनाइज तो नहीं हुआ है पर हेल्दी है। येलो वन है वो वैक्सीनेटेड है, या तो डिजीज भी हो गई होगी और वो इसी कारण वो इम्यूनाइज्ड है, इम्यूनिटी आ गई है और हेल्दी है। और जो रेड वन है वो है इम्यूनाइज नहीं है, बीमार है और सबको बीमार कर सकते हैं। तो अभी हम 3 सिचुएशन देखते हैं। एक तो ये कम्युनिटी है जहाँ सब लोग इम्यूनाइज नहीं है और 2 बीमार लोग आ जाते हैं, कहीं से भी वायरस लेके आ गए, तो उसका अंजाम क्या होगा? ये अंजाम होगा, मेजॉरिटी ये कम्युनिटी की बीमार हो जाएगी और ये सिकनेस के इंडिकेशन है, ये सब लाल 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 हो गया सबका। अभी सेकंड पॉसिबिलिटी है जहाँ पे हम पॉपुलेशन देखते हैं, बस्ती देख रहे हैं, विलेज देख रहे हैं, जिसमें थोड़े लोग को इम्यूनिटी हुई है। हम वो जो क्रिटिकल थ्रेशोल्ड है HIT वो नहीं ले सके, 70% नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? बस थोड़े ही लोग इम्यूनाइज है। यू कैन सी यहाँ पे यह लोग कमती लोग हैं, तो ये लोग पहले की तरह इतना प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। उसका अंजाम क्या होगा कि ये कम्युनिटी भी काफ़ी बीमार हो जाएगी कोविड से, प्रोटेक्शन नहीं है। तो ये पहला और दूसरा सिचुएशन में हर्ड इम्यूनिटी नहीं है। पर हर्ड इम्यूनिटी कहाँ है? हर्ड इम्यूनिटी यहाँ पे है, थर्ड सिचुएशन में। क्या हुआ यहाँ पे काफ़ी लोगों को 70% और वट एवर द HIT इज, वो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन हो गया। और जब ये 2 बीमार लोग आ गए यहाँ पे, जैसे पहले 2 सिचुएशन में आए थे, यहाँ आए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग सब ये जो 4 लोग हैं, 4 में से 3 प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि वायरस वो बीमार लोगों से या उनके तक नहीं पहुंच सकता है। सो 4 में से 3 सेफ हैं, एक को बेचारे को हो गया, बट दैट हैपन्स। सो हर्ड इम्यूनिटी का एक प्रोटेक्शन होता है कम्युनिटी का, और ये उसके लिए आपको वैक्सीनेशन करना ही पड़ता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि कह सकते कि भाई हमें
बीमारी हो जाने दो, हम इम्यूनाइज हो जाएंगे। उससे क्या खतरा है कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको वेंटिलेटर पे भी लगा सकते हैं और आपकी मौत भी हो सकती है उसकी वजह से। सो बेस्ट सेफ मेथड जो है वो वैक्सीनेशन है। आप वैक्सीनेशन लो। वैक्सीनेशन पहले 2 शॉट लिए हैं तो बूस्टर शॉट लो, उससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी ये क्वेश्चन रहता है कि क्या हर्ड इम्यूनिटी परमानेंट है? नहीं, हर्ड इम्यूनिटी परमानेंट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम हो जाता है या ये इम्यूनाइजेशन लेवल कमती हो जाता है, और कई जगह पे तो पॉकेट्स होते हैं वायरस के, वो आपको अटैक कर सकते हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स। अभी स्मॉल पॉक्स सारी दुनिया से निकल गया है, पर थोड़ी जगह ऐसी नेबरहुड्स हैं अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, अगर वहाँ पे स्मॉल पॉक्स जो है, अगर आप लोग विदाउट इम्यूनाइजेशन वहाँ जाओ, विदाउट वैक्सीनेशन वहाँ जाओ, तो आपको स्मॉल पॉक्स का खतरा है। तो वो आपको जानना चाहिए कि भाई ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है। बस इससे मैं अभी मेरा डिस्कशन कंप्लीट करता हूँ, और आपको ये विनती करता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो वो मुझे लिखो, और मैं उसका जवाब देने की हर कोशिश करूँगा। और अगर कोई अदर टॉपिक आपको साइंस का या कोविड का जानने की इच्छा हो तो वो भी मुझे लिख दो, ताकि मैं उनका प्रेजेंटेशन तैयार करके आपको दूं। तो बस ये बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, फिर मिलेंगे। थैंक यू।